हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली यूलेट 2025 की काउंसलिंग नोटिस आउट हो चुका है। ये नोटिस आपका 18/7 को निकाला गया था। आज इस वीडियो के अंदर अपन इस काउंसलिंग नोटिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक्चुअली काउंसलिंग होती क्या है एंड आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, किस किस तरीके से आपको टाइम अलॉट किया गया है, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या सीन रहने वाला है। हर एक चीज़ की अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, यूलेट 2025 का जो नोटिस है, काउंसलिंग का नोटिस, वो आ चुका है 18/7, मतलब 18 जुलाई को ये चीज़ आई थी। एंड काउंसलिंग का नोटिस दो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है। एक तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की डेट्स एंड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर 2 की डिटेल्स। तो जो आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है उसमें 24, 25 एंड 26 को आपकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर 2, उसमें 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को आपकी काउंसलिंग की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंडक्ट कराया जाएगा। बट इसके अंदर नीचे आप देखेंगे तो डिटेल्ड शेड्यूल, वो जो रिलीज़ होगा आपका डिटेल शेड्यूल, वो 26/7 के बाद, मतलब 26 जुलाई के बाद आपका रिलीज़ होगा। तो 26 तक आपको उसमें वेट करना है। एंड इसके बाद आपका बता रखा है कि एडमिशन टू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 3 ईयर कोर्स जो होगा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर, 300 + 30 सीट्स विल बी डन थ्रू काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन यूलेट 25 एज पर शेड्यूल गिवन बिलो। मतलब आपका जो एडमिशन होने वाला है 300 + 30 सीट्स के अंदर, वो काउंसलिंग के बेसिस पे होगा। और काउंसलिंग के अंदर जो आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, वो मार्क्स होंगे कौन से वाले, जो आपने यूलेट में हासिल करे हैं। और आपका अब देख लेते हैं अपन ये शेड्यूल क्या है। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि शेड्यूल किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए 24 तारीख का ये टेबल के अंदर दे रखा है, उसके बाद 25 का दे रखा है एंड ये 26 का दे रखा है। अब इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कहने की को क्या कोशिश कर रहा है। पहली बात तो वेन्यू कौन सा है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, मतलब सेंटर 1 के बारे में बात हो रही है अपनी। 24 तारीख को आपको पहले कॉलम में देखेंगे तो टाइम दे रखा है, आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, कैटेगरीज दे रखी है और यूलेट के मार्क्स दे रखे हैं। अब ये टाइम एंड रिपोर्टिंग टाइम क्या है, देखिए यूनिवर्सिटी अपने टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। सो जो टाइम प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करेगा इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो जो टाइम प्रोवाइड कर रखा है उसी टाइम से पहले आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना रहेगा और आपको काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी ओपन हो जाती है, तो आपको इसके बाद मौका नहीं मिलता है। तो प्लीज़ टाइम को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो टाइम दिया है उससे पहले ही आप वहाँ पहुँच जाएँ। ओके, तो ये थी बात इनकी। अब दूसरी बात, काउंसलिंग होता क्या है, सबसे पहले अपन इससे बात कर लेते हैं। जो भी टाइम दे रखा है आपको इस अलॉटेड टाइम में जाना है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। काउंसलिंग ऐसा मतलब ये नहीं होता कि आपको बिठाएंगे वहाँ, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, जैसा आप देख सकते हैं कि रूलेट में जिस तरीके से होता है, जैसे जीडी होता है ना वहाँ पे, वैसा यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे काउंसलिंग का जो सिस्टम है उसके अंदर आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने एंड आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th से लेकर अभी तक के, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है, उनको थरली चेक करवाना है। आपको आपकी जो एक फॉर्म है, वहाँ फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म भरना रहेगा। शायद 100 या 200 रुपीज़ की इसकी फ़ीस रहेगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, वहीं पर जमा हो जाएगा वो चीज़। एंड आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद वहीं पर कमेटी वाले आपको मतलब एक कमेटी होती है, एक्चुअली एक पैनल होता है, उनके सामने आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने रहते हैं। अब वो कमेटी के अंदर आपको कब रहना रहता है, कब जाना रहता है, आपका ये जो टाइम दे रखा है 8:30 से 9:30, इस पर्टिकुलर टाइम में जाना रहता है। आपका डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारे अच्छे से चेक करते हैं, हर एक चीज़ चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक हो गए उसके बाद वो आपको बताते हैं कि अब आप अलाउड है, आप जाके अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप फ़ीस जमा कराते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। ओके, आप समझते हैं कि ये जो टेबल है ये क्या रखी है। तो पहली बात तो जो टाइम दे रखा है 8:30 से 9:30, और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, देखिए दोनों में आधे घंटे का फ़र्क है, 8 से 8:30। तो रिपोर्टिंग टाइम से मैं तो बोलूँगा पहले ही पहुँच जाना, क्योंकि टाइम को लेकर यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। अगर आपका ये टाइम मिस होता है तो उसके बाद आपको शायद मौका नहीं दिया जाएगा इसके अंदर, है ना। और ये पहली मेरिट लिस्ट आई है, इसके बाद अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आनी बाकी है। तो जो पहली कैटेगरी है 8:30 से 9:30, ये पीएच के बुलाया गया। कैटेगरी कौन सी है, पीएच, और ऑल कैटेगरी के अंदर बुलाया गया। अब ऑल कैटेगरी के अंदर आपको जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब आ गए। बट कैटेगरी कौन सी है, फिजिकल हैंडीकैप की। इनके अंदर यूलेट के मार्क्स जो कंसिडर किए जाएंगे सभी को बुलाया गया पीएच कैटेगरी वालों को। तो सिर्फ 8:30 से 9:30 के बीच में आपको पीएच वालों को जाना है।
उसके बाद अपना आता है 9:30 से 11:30। आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, 9 से 9:30 का। अनरिजर्व की कैटेगरी जाएगी यहाँ पे, एंड सारी ऑल कैटेगरीज बुलाई गई हैं इसके अंदर भी। और यूलेट के मार्क्स जो कंसिडर होंगे, मतलब अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं 129 से लेके 111 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको कितने बजे पहुँचना है, 9:30 से 11:30 के बीच में आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एंड आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 9 से 9:30। ओके, इसके बाद अपना आता है अनरिजर्व ऑल कैटेगरी, 11:30 से 1 बजे तक का जो रहेगा, और आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 11 से 11:30। अब आपके मार्क्स देखिए यहाँ पे 110 से लेके 107 आ गए, मतलब अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो 11:30 से 1 बजे तक का रहेगा। इसके बाद अपना आता है 2 से 4 बजे के बीच में, रिपोर्टिंग टाइम आपका 1:30 से 2, एंड अनरिजर्व का ही है इसके अंदर भी। और आपका जो यूलेट मार्क्स कंसिडर होगा तो 106 से 103। मतलब देखा जाए तो 24 को आपके सिर्फ अनरिजर्व और पीएच कैटेगरीज को बुलाया गया है, एंड अनरिजर्व के 103 जो लोवेस्ट मार्क्स हैं, एंड अनरिजर्व के जो हाईएस्ट मार्क्स बुलाएंगे 129 के अकॉर्डिंग बुलाया गया आपको, ठीक है ना। कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी who are present in counseling and are not allotted seat in unreserved category will be allotted seat in their respective category as per marks after filling all reserved category unreserved category seats। तो जैसे आपकी हो जाएंगे उसके बाद आपको आपकी जो कैटेगरी की है वो सीट्स मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद अपन आते हैं 25th का। 25th का जो शेड्यूल है इसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व को बुलाया गया है, एंड इसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ओबीसी। टाइमिंग क्या है, सुबह जो टाइमिंग रहेगा 9:30 से 11:30। अनरिजर्व ऑल कैटेगरी आएंगी इसके अंदर। आपके जो यूलेट के मार्क्स कंसिडर किए गए हैं 102.5 से लेकर 98 तक। मतलब अगर इस कैटेगरी के अंदर आपका रह रहा है तो आपको कितने बजे पहुँचना है, 25 तारीख को 9:30 से 11:30 के बीच में। उसके बाद अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आता है 11:30 से 1 बजे तक का बीच का टाइम है, और आपकी यूलेट के मार्क्स जो कंसिडर हो रहे हैं 97 से 83 तक। और उसके बाद आता है 2 से 3 का ओबीसी कैटेगरी 97 से 93, और 3 से 4 आपका ओबीसी 92 से 89। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि किस तरीके से टेबल बनाई गई है, आपका किस किस तरीके से शेड्यूल रहने वाला है। इसके बाद अपना आता है 26 का। 26 का जो शेड्यूल बता रखा है उसमें एमबीसी, एससी एंड एसटी को बुलाया गया है। अब देखिए अब यहाँ पे कैटेगरीज कितनी तरीके से चेंज हो रही है। यहाँ पे एमबीसी, एससी, एसटी है, ओबीसी का बिल्कुल नाम नहीं है। और यहाँ पे ओबीसी का जो टाइम है वो 2 से, अगर अपन ओवरऑल देखें तो 2 से 4 बजे के बीच में है। तो अगर आपका 25 तारीख की काउंसलिंग मिस होती है, आप आने में लेट हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको मिलेगा नहीं मौका, क्योंकि 26 को देखिए एमबीसी, एससी, एसटी रहेगा। तो जो टाइम है उसको लेकर स्ट्रिक्ट रहिए। अभी टाइम है 24, 25, 26। आप आई होप अगर आपको अभी तक ये नॉलेज नहीं मिली है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इस वीडियो के थ्रू मिल जाए, आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाए, एंड आप थोड़े टाइम के प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें और टाइमली आप पहुंच जाएं। इसके बाद 26 की बात करते हैं। एमबीसी की जो कैटेगरी है 97.5 से 85 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। आपका टाइम क्या रहेगा 9:30 से 11। उसके बाद 11 AM से 1 PM आपका एससी, और 97 से 86 के बीच में। 2 से 4 के बीच में एसटी, और जो मार्क्स कंसिडर हो रहे हैं यूलेट के 97 से 84। मतलब अगर आपके मार्क्स 97 से 84 के बीच में आते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं आप, तो आपका टाइम पीरियड है 2 से 4 बजे के बीच में आपको जाना है। इसके बाद एक नोट दे रखा है, ऑल कैंडिडेट शुड केयरफुली गो थ्रू द काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको काउंसलिंग का जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं वो आप देखना आपको ज़रूरी इसमें कंसिडर किए, मतलब आपको इसको एक बार गो थ्रू करना है। ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा। इसके बाद जो एडमिशन विल बी डिपॉजिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, आपको कैश में ये जमा नहीं होगा, एंड आपको जो आपकी फ़ीस जमा होगी, एडमिशन फ़ीस जो होगी वो आपकी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ओके, एंड वैसे तो आप थोड़ा कैश साथ में रख के ले जाइए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक आपको वहाँ फॉर्म भरना रहता है, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो एटलीस्ट 500 रुपीज़ तो आप कैरी करके लेके जाइए। वैसे तो उसकी फ़ीस जो रहेगी फॉर्म की वो 100-200 रुपीज़ रहेगी। वो आपके सारी डिटेल आपको काउंसलिंग का जो पैनल होगा वो आपको बता देंगे वहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं उस चीज़ को। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग डज नॉट गारंटी द एडमिशन। मतलब अगर आपने काउंसलिंग कर ली है, अपनी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन गारंटी हो ही जाएगा आपका। एज मोर कैंडिडेट्स देन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड आर बीइंग कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग, कि ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है उतनी सीटों से। ओके, तो इसका मतलब ये आपको मतलब काउंसलिंग आपकी हो गई, इसका मतलब आपको गारंटी नहीं है कि
कि आपका एडमिशन हो ही गया है। एंड एनी कैंडिडेट्स वो फेल टू अपीयर एज पर अबव शेड्यूल इन द काउंसलिंग, नो फर्दर चांस विल बी गिवन टू हिम हर इन एनी कंडीशन। इसी चीज़ की मैं ऊपर बात कर रहा था कि अगर आप जाने में असफल रहते हैं काउंसलिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आपको कोई और फर्दर चांस किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है टाइम को लेकर, तो मैं इसलिए बोलूँगा आप 1 घंटे पहले ही आप पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 5th पॉइंट बोलता है एनी कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अगर आप कोई रिजर्वेशन मांग रहे हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास, उसको आपको ओरिजिनल में लेके जाना है और वो वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सपायर्ड हो गया हो, उसकी डेट निकल गई हो। तो आपको एक चीज़ तो चेक करनी है कि आपका जो ये जो आपका सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो मतलब वैलिड हो। अगर वैलिड नहीं है, आपने अभी अप्लाई कर रखा है नया बनाने के लिए, ओके, तो उसकी रिसिप्ट और एक अलग से एफिडेविट बनता है शायद, वो आप लगा सकते हैं, तो वो वैलिड रहता है, ठीक है ना। उसकी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वैसे एक एफिडेविट लगता है, और अगर आपने जैसे नया भर रहे हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि हाँ इस तरीके से आपने अप्लाई कर रखा है, तो वो रिसिप्ट और एफिडेविट लगा देते हैं, तो आपका वो भी वैलिड माना जाता है, ठीक है। इन absence ऑफ सर्च सर्टिफिकेट द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनिएगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है, बट वो कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, या तो फिर एक्सपायर हो चुका है या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में नहीं है, आप जा सकते हैं, आप अलाउड है, आप जा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बट आप रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। फिर आपको किस कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा, और उसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका देखा जाएगा, ओके। Any candidates claiming weightage must produce the original certificate duly issued by the competent authority. In the absence of certificate, the weightage benefit will be withdrawn. ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जो वेटेज मांगते हैं, जैसे कोई आर्मी वार्ड किसी भी चीज़ का हो गया, आपको वेटेज मिल रहा है उसके अंदर 5% कैसा भी, तो अगर आप कोई वेटेज क्लेम कर रहे हैं, आप कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कोई वेटेज क्लेम कर रहे हैं, तो उस वेटेज क्लेम करने के लिए आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा, जो कि इशूड होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है ना। अगेन वो वैलिड होना चाहिए, ओरिजिनल में होना चाहिए, वो आपको लेके जाना है, तभी आपको वेटेज का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट किसी भी कारणवश नहीं होता है, तो वेटेज का जो बेनिफिट है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको नहीं दिया जाएगा वो बेनिफिट। तो आपका 2 चीज़ें हमको समझ में आती है, एक तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल में लेके जाना है, वैलिड होना चाहिए। दूसरा, अगर आप वेटेज क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको क्लेम करने के लिए, और वैलिड होना चाहिए वो, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद अपन थोड़ा नीचे आते हैं। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। द एडमिशन टू फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ LLB थर्ड ईयर कोर्स विल बी डन फॉर 300 + 30 सीट्स फॉर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ टोटल सीट फॉर एडमिशन इज एज फॉलो। मतलब हर कैटेगरी के वाइज कितनी सीट्स रिजर्व कर रखी हैं, उनकी डिटेल अब हमको यहाँ मिलती है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपन देखेंगे अनरिजर्व के अंदर कितनी सीट्स हैं, 138, OBC के अंदर कितनी है, 63, MPC के अंदर 15, SC के अंदर 48, ST के अंदर 36 और AWS के अंदर 300। ऐसे मिलकर 300 + 30 हो रही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल बी एज पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये होता है। 5% of seats will be reserved for person with disability within all category as per university rule। 5% जो सीट होगी ना हर कैटेगरी के अंदर, वो आपने रिजर्व कर रखी है। किन के लिए, जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ओके, उनको आपने ये चीज़ 5% जो सीट्स है वो रिजर्व कर रखी है। तो ऐसे करके आपका जो ब्रेकअप बनता है सीट्स का वो 300 + 30 बनता है। अब देखते हैं अपन मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर काउंसलिंग फॉर ULAT 2025 आर एडवाइज्ड टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन द यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे टॉप कॉर्नर में ही लेफ्ट साइड में आपको यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ प्रोवाइड कर रखी है। वैसे यहाँ पे भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, अपन एक बार रीड कर लेते हैं इसको। अनरिजर्व कैटेगरी में क्या है, मिनिमम 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आपको कम से कम 45% मार्क्स आपको होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, चाहे से UG हो या PG हो। इफ़ कैंडिडेट इज़ फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, बाहर से आते हैं, मिनिमम 60% इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन UG एंड PG, ओके। इसके बाद है OBC, ST, SC, PH कैटेगरी, डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, रिलैक्सेशन एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म दिया जाएगा। इनकी डिटेल्स क्या हैं ये आपको यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएंगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं।
इसके बाद फीस स्ट्रक्चर, वैसे अपन इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में, बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजेस हुए हों तो। द एडमिशन फ़ी विल बी डिपॉजिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, या ऊपर ही प्रोवाइड किया था ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। कैन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, मतलब आपको बोल देंगे कि या तो ज़्यादातर तो क्या होता है कि DD से पेमेंट होते हैं आपके, तो आपको बैंक तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, या तो आपको मतलब देख लेंगे कौन कौन से मोड अलाउ करते हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। वैसे मुझे जितना लगता है ये DD बनता है, DD आपको सबमिट कराना रहता है, तो इस तरीके से इनके पेमेंट होते हैं। या तो शायद ऑनलाइन पेमेंट इन्होंने पोर्टल बना दिया होगा शायद इस बार, लास्ट ईयर तक तो शायद DD से पेमेंट हो रहे थे, तो ये चीज़ आपको वहाँ जाके चेक करनी रहेगी कि ऑनलाइन मोड में किस किस तरीके से आपके क्या हो रहे हैं। शायद वेबसाइट पे ही आपका जो पेमेंट है उसका पोर्टल इन्होंने वहाँ बना रखा है, और ICICI बैंक के थ्रू रीडायरेक्ट करके आपका पेमेंट होता है इसका, तो इसको आप देख लीजिएगा वहीं पे। मुझे इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। द कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट द एडमिशन फ़ी ऑनलाइन थ्रू ICICI बैंक पोर्टल, और कि यहाँ प्रोवाइड कर दे कि आपको ऑनलाइन कराना है थ्रू ICICI बैंक पोर्टल इन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन द सेम डे ऑफ द सीट अलॉटमेंट। मतलब आपको उसी दिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जैसे मैंने बताया ना कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही उन्होंने बैंक का पोर्टल बना रखा है, एंड वहीं से ICICI बैंक के थ्रू आप आपका पेमेंट करा सकते हैं। जैसे फॉर्म भरते हैं ना, ULET-PG का अपने फॉर्म भरा था, या फिर ULET का फॉर्म भरा था, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, शायद उसी तरीके से इनका पेमेंट किया जाएगा। एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 100 इन कैश शैल बी चार्ज फॉर एडमिशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मैंने ऊपर बताया था ना 100 रुपीज़ तक का फॉर्म रहता है, ये वही वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। 100 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे एडिशनल, एक एडमिशन फॉर्म होगा वो आपको दिया जाएगा, और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटी में ही वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो कम से कम आपको, मैं तो बोलता हूँ 500 रुपीज़ तक ले जाइएगा। The admission of a candidate will be valid only after submission of copy of fee deposit receipt at University Law College of University of Rajasthan on the day of the counselling. The admission of a candidate will be valid only after submission of a copy of fee deposit. मतलब इसने बोला है कि आपका जो कैंडिडेट्स का एडमिशन है वो वैलिड रहेगा ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ अ कॉपी ऑफ फी डिपॉजिट रिसिप्ट एट यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज ऑन द डे ऑफ द काउंसलिंग। मतलब आपको शायद ऐसा बोलेंगे कि पेमेंट आपको पहले करना है, ये चीज़ आपको देखना रहेगा, और उसके बाद ही आपको जो सबमिशन रहेगा, जो एडमिशन रहेगा वो वैलिड रहेगा। फीस वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अब किस किस तरीके से फीस दे रखी है, बॉयज़ ऑल कैटेगरी 5160 रुपये की फ़ीस लगेगी आपकी, और गर्ल्स ऑल कैटेगरी 2665 रुपये की फ़ीस बता रखी है। बॉयज़ SC ST OBC MBC एक्स आर्मी नॉन इनकम टैक्स पे जो हैं उनकी जो फीस है 2665 रुपये है, एंड फिजिकल हैंडीकैप ऑल कैटेगरी जो है PH जो अपन ऑल कैटेगरी है उनकी फ़ीस भी 2665 रुपये बताई गई है। कैटेगरी वाइज सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू काउंसलिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर द शेड्यूल। जो कैटेगरी वाइज जो सीट्स होंगी वो फिल की जाएंगी मेरिट के अकॉर्डिंग, ये आप सब जानते हैं। इन केस अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द काउंसलिंग हिज हर सीट विल बी फिल्ड बाय द नेक्स्ट कैंडिडेट। ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी भी कारणवश काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं तो आपकी सीट आगे पास ऑन की कर दी जाती है नेक्स्ट कैंडिडेट्स को, तो इसलिए आपको जो दूसरा मौका है वो नहीं मिलता है। तो टाइम के प्रति थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिएगा, टाइम पे पहुंच जाइएगा। नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू सच कैंडिडेट्स इन द काउंसलिंग फॉर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। ओके, काउंसलिंग विल क्लोज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ कैटेगरी वाइज सीट्स, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं ना, अब आपको 9:30 से 10:30 का टाइम दे रखा है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आप नहीं जा पाए ना तो वो सीट जो होती है वो फिल हो जाती है वहाँ की। ओके, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम पे पहुँच जाएँ, आपकी काउंसलिंग टाइम पे करवा लें। इसके बाद अपना 5th पॉइंट जो है वो कहता है इन केस वेयर 2 और मोर कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड सेम मार्क्स इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ यूलैट। अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आ रहे हैं यूलैट के अंदर, द प्रेफरेंस शैल बी मेड टू द कैंडिडेट्स ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। वो है सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन यूलैट विदाउट एनी वेटेज, वेटेज के बिना यूलैट में कितना मार्क्स किया, कितने हायर मार्क्स आपने अचीव किए हैं। वेयर अबव क्राइटेरिया आर अनेबल टू फिक्स अ प्रेफरेंस तक, अगर ऊपर वाला क्राइटेरिया मतलब हायर मार्क्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, द कैंडिडेट वो इज ओल्डर विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। वेयर अबव क्राइटेरिया अनेबल टू फिक्स अ प्रेफरेंस, अब A और B नहीं कर पाते, देन वो है सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। तो या तो पहले आपने हाई यूलैट के अंदर कितने मार्क्स दे रखे हो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो नहीं है तो आपको क्या दिया जाएगा, एज के अकॉर्डिंग, एज आपके नहीं हो पाता उससे आपको प्रेफरेंस फिक्स नहीं हो पाते, तो ग्रेजुएशन के अंदर किसके हायर मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके सेम मार्क्स हैं। द कैंडिडेट हैज़ टू बी प्रेजेंट himself herself personally before the counselling committee as per the schedule। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे बाहर से होते हैं, अब वो आ नहीं पाते, तो बहुतों के कमेंट्स भी आए थे
एंड सब ने एक ही चीज़ पूछने की कोशिश की थी कि किसी और के थ्रू जा सकते हैं क्या, कोई और जा सकता है। उसका आंसर ये रहा 6 पॉइंट पे, आपको खुद पर्सनली जाना है काउंसलिंग कमेटी के सामने, जो शेड्यूल बता रखा है, कोई और आपकी तरफ से नहीं जा सकता। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू एंटर द काउंसलिंग सेंटर अपार्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ एंड नो अदर पर्सन, चाहे से कोई भी रिलेटिव फ्रेंड हो, शैल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट। तो उन दोनों ही क्यूरीज का 6 और 7 के अंदर जवाब मिल जाता है आपको। इसके बाद 8th पॉइंट क्या बोलता है, द कैंडिडेट must note that participation in counseling does not guarantee the admission as more candidates and the number of seats be filled। ये ऊपर वाली चीज़ है, वही वाली चीज़ की एक बार आपका काउंसलिंग हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल जाएगी। ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है सीट फिल करने के लिए, जितनी सीट्स नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है ना। एनी कैंडिडेट्स हु इज़ एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एज पर द मेरिट बट ही शी इज़ इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर टू SFS कोर्स हैज़ टू गिव एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड टू द कन्वेयर ULAT 2025 एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। कि अगर आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के लिए बट आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर 2 के अंदर, जो SFS कोर्स वहाँ पे किया जाता है, अगर उसके अंदर आपको चाहिए तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे एक एप्लीकेशन देनी रहेगी, ठीक है ना, कन्वेयर को, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस बार अपन एक फ्रेश न्यूज़ के साथ इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में लेके जाने हैं एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब आप जो फोटो कॉपीज़ करवाएंगे इसकी 2 सेट बनाने हैं आपको फोटो कॉपीज़ के। ओरिजिनल का डॉक्यूमेंट्स का अलग सेट होगा, उसके अलावा 2 सेट्स आपको फोटो कॉपीज़ के बनाने हैं। अब उस फोटो कॉपीज़ के सेट को आपको नीचे साइन करना है, हर फोटो कॉपी के ऊपर आपको साइन करना है, उसको बोलते हैं अपन सेल्फ अटेस्टेड। ओके, अब ये आपको लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कोर कार्ड फॉर ULAT 2025, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है, आपको जो स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है। वैलिड वोटर ID फॉर कार्ड, जो आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी चीज़ हो गई जो आपका उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड के कैटेगरी में फॉल करता है, वो चीज़ आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारी मार्कशीट ग्रेजुएशन की जो भी वो आपको लेके जानी है। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको उसकी मार्कशीट लेके जानी है, सब ओरिजिनल लेके जानी है। इसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई और कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो, और 10th की मार्कशीट और कोई सर्टिफिकेट हो गया तो वो। अगर कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है तो आपको वो चीज़ लेके जानी है, ओरिजिनल लेके जानी है। प्लीज़ नोट दैट फॉलोइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट विल बी वैलिड। OBC MBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/7/2024, मतलब 1 जुलाई के बाद अगर इशूड है तो वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है ना। ऑन और आफ्टर, इस दिन या इसके बाद। EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट क्या बोला गया, ऑन एंड आफ्टर 1/4/2025, मतलब 1 अप्रैल 2025, इसके बाद इस तारीख को या इसके बाद इशू किया गया तो वो चीज़ आपका वैलिड मानी जाएगी। OBC एंड MBC का 2024 की डेट है एंड यहाँ की 2025 की डेट है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डिफरेंशियली एबल्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ओरिजिनल वेटेज सर्टिफिकेट एज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आप कोई वेटेज क्लेम कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट रेगुलर कोर्सेज, आपका TC और CC आप जानते हैं, और रिसेंट 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। काइंडली नोट दैट द फोटोग्राफ मस्ट बी मैच विद द फोटोग्राफ अपलोडेड विद ULAT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपकी जो फोटो मंगवाई गई है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो सेम होनी चाहिए जो आपने ULAT 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है। अगर किसी कारणवश आपके पास वो फ़ोटोज़ नहीं होती हैं तो आप किसी भी जहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं वहाँ पे जा सकते हैं स्टूडियो, एंड वहाँ पे उनको बोल सकते हैं कि इस फ़ोटो की आप कॉपी कर दीजिए। अगर आपके पास वो डिजिटल होगी तो भी काम कर बन जाएगा, अगर आपके पास एक भी कॉपी होगी उसकी तो आप उसकी कॉपीज़ निकलवा सकते हैं जाके। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी होंगी इस नोटिस से रिलेटेड। प्लीज़ अपना टाइम पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, टाइम की डिटेल्स आपको यहाँ टॉप पे मिल जाएंगी, एंड अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं ULAT मार्क्स की तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड ढेर सारी बधाइयाँ आपको, अगर आप इस कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, आपके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आई होप आपका एडमिशन हो जाए। एंड ये आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट और है गया हो, कोई भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ULAT जो आपका जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर 2 की जो डिटेल शेड्यूल है वो 26/7 के बाद रिलीज़ किया जाएगा, तो तब तक आपको वेट करना रहेगा। अभी यूनिवर्सिटी सेंटर 1 का आ चुका है, तो इसकी जो आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है वो 24 से शुरू होने वाली है, 24, 25 एंड 26 रहने वाली है।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। एंड आई होप मैं इस वीडियो को जितना सिंपल हो सका उतना रख पाया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल के ग्रोथ के लिए। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर।